आणि यानंतर आपण थेट जाऊया ठाण्यामध्ये 29व्या सावरकर साहित्य संमेलनामध्ये भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा बोलतात। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य बंधु भगिनी और आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी राष्ट्रभक्त भाइयों और बहनों, आज सबसे पहले तो मैं आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 29वें सावरकर साहित्य सम्मेलन में उन्होंने मुझे यहां बुलाकर सावरकर जी के बारे में कुछ बोलने का मौका दिया है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो मेरा व्यक्तिगत है, क्योंकि मैं मानता हूं कि सावरकर जी ने करोड़ों लोगों के जीवन में राष्ट्रभक्ति का, उत्कृष्ट राष्ट्रभक्ति का दीप प्रज्वलित करने का काम किया है और इसमें से बड़े विनम्र भाव से कहना चाहता हूं कि मैं भी हूं। ये मेरा व्यक्तिगत कारण है। मगर दूसरा कारण है कि देश की साहित्य यात्रा का प्रवाह आज मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र चिंतन से थोड़ा अलग हटके अलग रास्ता पकड़ रहा है। उस वक्त सावरकर साहित्य एकमात्र साहित्य का काम ऐसा है जो घनघोर अंधेरी रात्रि में एक बिजली की तरह आशा का संचार करता है और उसको जीवंत रखने का काम ये साहित्य, सावरकर साहित्य संस्थान कर रहा है। मित्रों, सम्मेलन, मेरा तो आग्रह है संस्था के सभी मित्रों से कि इसको महाराष्ट्र तक सीमित न रखा जाए। शायद महाराष्ट्र के अंदर ही 29 के 29 सम्मेलन हुए हैं। मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है कि सावरकर को चाहने वाले देश भर में बिखरे पड़े हैं, इसका दायरा आप बढ़ाइए और देश के अंदर और आज भी सावरकर जी का विचार कालबाह्य नहीं हुआ है। आज भी सावरकर जी का विचार राष्ट्र का मार्गदर्शन करने में उतना ही प्रासंगिक है जितना उस वक्त था। इसलिए सावरकर साहित्य पर की चर्चा, उसका दायरा भी बढ़ना चाहिए और उसकी गतिविधियां भी बढ़नी चाहिए। आज मैं यहां पर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे निमंत्रित किया है। वैसे मैं कोई साहित्यकार नहीं, मगर सावरकर साहित्य को ताकत देने के लिए, सावरकर साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए और सावरकर के विचार के लिए मैं मानता हूं कि हरेक देशभक्त, राष्ट्रभक्त व्यक्ति का कर्तव्य है कि इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए जितना बन पड़े वो अपने आप में करे। इसी नाते में आज यहां पर आया हूं। सावरकर जी का व्यक्तित्व सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं था। सावरकर जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। युगों में एक व्यक्ति जन्म लेता है और उसको मौका मिल जाता है तो वो वीर सावरकर बन सकता है। इस प्रकार का एक व्यक्तित्व सावरकर जी का। एक राइटर थे, एक फाइटर थे। लिखना और योद्धा होना, दोनों साथ होना कदाचित ही होता है। सावरकर में दोनों का समन्वय बार बार उनके कर्तृत्व से देखा गया। एक अप्रतिम योद्धा होने के साथ साथ जन्मजात देशभक्त थे। एक बहुत बड़े समाज सुधारक, एक भाषा शास्त्री थे। हमारी भाषा की कमियों को समाप्त करने का काम भी सावरकर जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया था। एक युग दृष्टा थे, स्पष्ट वक्ता थे और सबसे बड़ा काम था कि उन्होंने साहित्य की रचना में एक नया आयाम जोड़ा। भारतीय साहित्य में 9 रस माने जाते थे, उसमें वीर रस भी था, मगर साहित्य की रचना में
कहीं राष्ट्रभक्ति को एक रस माना नहीं गया था। सावरकर जी ने एक 10वां रस जोड़ने का काम किया और राष्ट्रभक्ति पर साहित्य कैसे बन सकता है, कैसे राष्ट्रभक्ति के साहित्य का सर्जन करके राष्ट्र के अंदर चेतना जगाई जा सकती है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण, अनुकरणीय उदाहरण देने का काम वीर सावरकर ने किया था। गद्य और पद्य में बहुत कम लोग साहित्य कर सकते हैं, साहित्य की रचना कर सकते हैं, और मैं सावरकर जी को पढ़ने वाला व्यक्ति हूं। मित्रों, मैं निसंकोच कह सकता हूं सावरकर जी गद्य में श्रेष्ठ थे या पद्य में, वो कोई तय ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो दोनों में श्रेष्ठ, दोनों प्रकार के साहित्य को उन्होंने एक नई ऊंचाई दी, दोनों प्रकार के साहित्य को उन्होंने नए आयाम दिए थे। बहुत प्रकार से उन्होंने उस वक्त के युवाओं को और आज के युवाओं को प्रेरणा देने का काम अपनी साहित्य रचना से किया। अभी हमने सावरकर जी का बनाया हुआ गीत सुना, लिखा हुआ गीत सुना। इसमें एक अंतरा था, तुझ साठी मरण ते जनन, तुझ बिन जनन ते मरण। ये वाक्य किसी उत्कृष्ट राष्ट्रभक्त के अलावे किसी की सोच में आ ही नहीं सकता। तेरे लिए मृत्यु मेरे 100 जन्मों के समान है और तेरे मेरा जीवन मेरे मृत्यु के समान है। ये वाक्य जिसके मन में से, हृदय में से, कलम में से निकलता है, उसकी राष्ट्रभक्ति को कुछ लोग जब शंका की आधार से देखते हो, एक अलग दृष्टिकोण देकर देखते हैं। कांग्रेस के मित्रों को मैं यहां कोई राजनीति करने नहीं आया, मगर सावरकर का विरोध जो लोग करते हैं, पूरी राजनीति करते हैं, उनकी मैं निंदा नहीं करूंगा। तो मेरा आज यहां आना व्यर्थ है, इसलिए करता हूं कि जिन लोगों ने वीर सावरकर की निंदा की है उनको मालूम नहीं है। एक बार सावरकर को पढ़ लो, उसके करोड़वें भाग जितनी भी राष्ट्रभक्ति आप में अगर है तो उसकी निंदा करने का आपको अधिकार। बहुत सारे लोगों को पद्मश्री मिले, पद्म भूषण मिले, पद्म विभूषण मिले, भारत रत्न भी मिले, मगर देश की जनता ने किसी के नाम के सामने किसी सरकार के कहे बगैर वीर जोड़ दिया हो तो वो एकमात्र व्यक्ति था वीर सावरकर। इसके लिए कोई रेजुलेशन नहीं करने पड़े, कोई राजनीतिक दलों ने समर्थन नहीं करने पड़े, कोई हस्ताक्षरों की बौछार भी नहीं करनी पड़ी, कोई पार्लियामेंट के अंदर प्रस्ताव भी नहीं करने पड़े। कोटि कोटि भारतीयों ने अपने मन के उद्गार से सावरकर के सामने वीर लगा दिया और विश्व ने उसको स्वीकार किया। यही एक मित्रों सावरकर जी का परिचय है। करोड़ों लोग एक व्यक्ति को, जीवन को देखते हुए इतना सप्रेस करने के, इतने दबाव, उसको दबाने के प्रयासों के बावजूद भी करोड़ों लोग उसके कर्तृत्व को, उसके जीवन को, संदेश को समझकर अपने आप वो व्यक्ति के सामने वीर की उपाधि लगा देते हैं। मैं मानता हूं उस व्यक्ति को कोई उपाधि की कभी जरूरत नहीं है। मित्रों, सावरकर जी ने बहुत जीवन में बड़े बड़े काम किए, इसकी प्रसिद्धि जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी। सावरकर जी बैरिस्टर थे, मगर बैरिस्टर नाते जीवन में कभी वो वकालत नहीं कर पाए, क्योंकि उनको बैरिस्टर की डिग्री ही नहीं मिली। हमारा आजादी का आंदोलन बैरिस्टरों से भरा पड़ा और एक से बढ़कर एक राष्ट्रभक्त बैरिस्टर हमारे आजादी के आंदोलन की अगुवाई करते थे, मगर सबने रानी के प्रति वफादारी की शपथ ली थी। वीर सावरकर एकमात्र व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने रानी के वफादारी की शपथ नहीं ली थी और बैरिस्टर की डिग्री से महरूम रहे। मित्रों, तिलक महाराज, श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा, श्रीमान राणा, अनेक देशभक्तों के साथ काम करते करते उसमें से प्रेरणा लेके सावरकर जी देखते 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 सबके सिरमोर बनकर रह गए। आज विश्व के क्रांति के इतिहास में किसी भी क्रांतिकारी का जीवन उठाकर देख लो, किसी को फांसी लगी होगी, किसी को जेल की सजा हुई होगी, किसका देश निकाला हुआ होगा,
एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक भी क्रांतिवीर ऐसा नहीं है जिसको जीवन में 2 जन्म टिप की सजा हुई हो। एकमात्र क्रांतिवीर है वो वीर सावरकर। अभी कुछ समय पहले अंडमान निकोबार जेल में जहां सावरकर जी को रखा गया था, अनेक यातनाओं से पीड़ा दी गई थी उनका मनोबल तोड़ने के लिए। वहां पर एक सावरकर ज्योति जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब बनाई गई थी, और यूपीए का शासन आया, कांग्रेस का शासन आया, सावरकर ज्योति को वहां से नष्ट कर दिया गया। मगर चिंता मत करिए, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और मैं जाकर सावरकर ज्योति को पुनर्जीवित कर आया। आज अंडमान निकोबार की वो जेल के अंदर सावरकर ज्योति उतनी ही दीप्यमान होकर देश के करोड़ों नागरिकों को देशभक्ति की प्रेरणा दे रही है। मैं उस वक्त भारतीय स्वतंत्र संग्राम के इस तीर्थ स्थान पर गया। अंडमान निकोबार की वो जेल, काला पानी की कोठरियां अंग्रेजों के लिए तो जेल हो सकती है, हिंदुस्तान के देशभक्तों के लिए ये प्रयागराज इलाहाबाद से भी बड़ा तीर्थ स्थान। मैं वहां गया था और सावरकर जी को जिस कोठरी में रखा था वहां पर भी जाने का सौभाग्य मुझे मिला था। उसके ठीक सामने 7 फुट बाय 4.5 फुट की कोठरी के ठीक सामने हर रोज एवरेज 3 लोगों को फांसी दी जाती थी। और सावरकर जी को वो जगह पे इसलिए रखा गया था कि फांसी देने के पहले कैदी का जो आक्रंद होता था, रुदन होता था, निश्वास होते थे, वो देखकर सावरकर जी का मनोबल तोड़ दिया जाए, मगर सावरकर जी का मनोबल अंग्रेज उसके बाद में भी नहीं तोड़ पाए। कोलू में बैल की तरह जोड़कर हर रोज 200 ग्राम तेल निकालने की बाद भी कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई वीर अपने रक्त से 6000 शब्दों की कविता जेल की दीवार पर लिख दे मित्रों, उसको देशभक्त न कहने वालों को शर्म न आए। मैंने वहां की स्थिति देखी, आज भी अपने रोंगटे खड़े हो जाते। 2 भाई एक ही जेल में रहने के बाद, सालों के बाद कहीं कोई जगह पे मिल जाते हैं, तब एक दूसरे को पूछते हैं तू भी यहां है। किस तरह से रखा होगा, इससे बड़ी यातना है। ये मानव अधिकार की जो बातें हमें सिखाते हैं उनको मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पर, भारत देश में मानव अधिकारों का जितना हनन हुआ है उतना कभी किसी भी देश में नहीं हुआ है। मित्रों, एक अदम्य साहसी व्यक्ति थे। जब उनको भारत लाया जाता था, फ्रांस की सीमा नजदीक आई, इतने बड़े समुद्र को देखकर अच्छे के छक्के छूट जाते थे। उसकी कुछ के आगे क्या होगा, कहां जाएंगे, कितना दूर भूमि है, कोई सोचे बगैर दरिया में छलांग लगा दी। मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मुझे मां भारती की गुलामी की जंजीरें तोड़नी है। और तैरते तैरते फ्रांस पर पहुंचने का सवाल वीर सावरकर के अलावे और किसी में नहीं हो सकता। दरिया के अंदर एक कैदी, आगे क्या होगा इसकी कोई जानकारी के बगैर, पीछे से गोली चलेगी या नहीं चलेगी इसकी कोई गारंटी के बगैर मैं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा तो कौन सा देश होगा, कौन सा शासन होगा, क्या करेंगे, इसके गणित के बगैर दरिया में छलांग लगाकर मां भारती की आजादी के लिए जाता है। मैं मानता हूं मित्रों, इससे बड़ा साहसी व्यक्ति कोई और न हो। मित्रों, सावरकर जी के साहित्य के रचना की बात करने से पहले मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। वीर सावरकर जन्म से हिंदू थे, कर्म से हिंदू थे। जब उनका शरीर अत्यंत वृद्ध हो गया, उनको लगा कि मैं काम नहीं कर सकता। हमने देखा है दवाइयों के आधार पर जीने वाले लोगों को सालों के सालों जीते हैं। इस सब व्यवस्था सावरकर जी को उपलब्ध हो सकती थी, कोई बीमारी भी नहीं थी, मगर एक सोच,
कि बूढ़े और बेकार शरीर को लेके मैं क्या कर सकूंगा। भारत माँ की सेवा नहीं हो सकती। अन्न पानी लेना बंद कर कर, शरीर का विसर्जन कर कर, फिर से एक बार यहाँ जन्म लेकर इस देश की सेवा करने का प्रण, मृत्यु को आमंत्रित करने का साहस सावरकर जी के अलावे और किसी में नहीं हो सकता। और इस प्रकार के उत्कृष्ट राष्ट्रभक्त पर बाकी सब विचारधारा की कोई टीका करे, टिप्पणी करे, निंदा करे, इसमें कोई आपत्ति नहीं, कर सकते हैं। आप सहमत हो न हो कोई दिक्कत नहीं, मगर सावरकर जी की राष्ट्रभक्ति पर जो लोग शंका उठाते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि इस देश की पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेगी। आपने सावरकर की राष्ट्रभक्ति। मित्रों, सावरकर जी बहुत बड़े साहित्यकार भी थे। आज 3 दिन का सम्मेलन यहाँ शुरू होने जा रहा है। उनके साहित्य पर चर्चा भी होगी, इसके प्रचार और अनेक भाषाओं में अनुवाद की भी चिंता होगी, योजनाएं बनेगी। मगर साथ में साहित्यकार होने के साथ भी बहुत बड़े भाषा शास्त्री भी थे सावरकर जी। आज दिग्दर्शन जो शब्द आप सुन रहे हैं, जानते हैं, डायरेक्टर की जगह डायरेक्शन के लिए, और दिग्दर्शक जो शब्द जानते हैं, उसका जन्मदाता वीर सावरकर थे। दिनांक शब्द का जन्मदाता वीर सावरकर थे। दूरदर्शन, सांसद, महापौर, विधि मंडल, ये सारे शब्दों की, अनेक शब्दों की रचना वीर सावरकर ने कर हमारी भाषाओं को संपूर्ण करने का काम वीर सावरकर ने किया था। बहुत बड़े भाषा शास्त्री और बहुत सारी भाषाओं को जानते भी थे। बांग्ला, उड़िया, उर्दू, मराठी, हिंदी, संस्कृत, अनेक भाषाओं पर एक अच्छा कमांड सावरकर जी को था। उन्होंने हमारी भाषाओं को समृद्ध करने का काम किया और उन्होंने नए आयाम जोड़े साहित्य में। सावरकर के पहले आरती शिव ईश्वर की हुआ करती थी। सावरकर ने देश के लिए जीने मरने वालों की आरती लिखना शुरू किया। शिवाजी की आरती लिखकर उन्होंने देशभक्तों को ईश्वर के समकक्ष स्थान देने। बाजीराव और तानाजी पर भी वीर कविता लिखी। चापेकर बंधु और भगत सिंह पर भी कविता लिखी। ये ऐसे जीवन थे जिन्होंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। तानाजी मालसुरे हो या चापेकर बंधु, उन्होंने अपने मृत्यु का विचार नहीं किया कि एक मिशन लेकर निकले हैं, इसमें इसकी जरूरियात है, कल मेरा क्या होगा, इसकी सोच रखे बगैर मां भारती के लिए अपने प्राणों का त्याग किया, बलिदान किया। ऐसे लोगों को महिमा मंडित करने के लिए साहित्य के एक नए प्रकार की रचना स्वतंत्र वीर सावरकर ने की। 23 साल की उम्र में ही ये जयस्तु लिखा था। हमने अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले सुना। उन्होंने अपने लेखन से अस्पृश्यता पर भी बहुत कठोर प्रहार करे। सावरकर जी एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। अस्पृश्यता एक समय के साथ जुड़ा हुआ विकृति है हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में। वो हमेशा मानते थे, उस पर कुठाराघात हमेशा किया। दलितों को मंदिर में ले जाने की शुरुआत अपने विरोध के बावजूद भी उन्होंने करने का प्रयास किया और संगीत उशाप नाम का नाटक लिखकर उन्होंने, जब उसका मंचन होता था, दलितों को प्रथम पंक्ति में बिठाकर सम्मान देने का काम वीर सावरकर ने किया था। अति अहिंसा, हमारे यहाँ एक शब्द है, अति सर्वत्र वर्जते। अति हमेशा नुकसान करती है, किसी भी बारे में अति हो, चाहे वो हिंसा की हो या अहिंसा की हो। एक जमाना था जब अहिंसा की अति दिखती थी, अति हो गई थी। उस वक्त सावरकर जी ने संन्यस्त खड़क लिखकर अहिंसा की अति को व्याख्यायित कर समाज कैसे दिग्भ्रमित हो रहा है वो समाज के सामने रखने का काम किया। और सावरकर जी ने, शायद लेखन नहीं हो पाया,
मगर टैगोर, कालिदास और भवभूति के बारे में भी बहुत सारी बातें अपने जीवन के काल के अंदर ही करी थी। उन्होंने वैचारिक साहित्य निर्माण के अंदर भी बहुत बड़ा योगदान दिया। हिंदुत्व, हिंदू पदपातशाही, उशाप, उत्तर क्रिया, संन्यस्त खड़क, भारतीय इतिहास के 6 स्वर्ण पृष्ठ, राष्ट्रवाद के सिद्धांत, बहुत सारे ऐसा साहित्य का निर्माण किया जिसने दिशा देने का काम किया। और ये सारा काम करते 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 उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिभाषा को परिभाषित कर कर आज देश को एक नया रास्ता निकाला। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये ही देशभक्ति है, इसको उन्होंने सिद्ध करने का काम किया। हिंदू शब्द के साथ संस्कृति को जोड़ने का काम उन्होंने किया और इतिहास पर भी बहुत सारा लेखन उन्होंने किया। आज हम कई जगह पे शब्द प्रयोग करते हैं। देश का प्रथम स्वातंत्र समर, स्वातंत्र संग्राम, वो भेंट, विप्लव में से स्वातंत्र संग्राम की यात्रा, शाब्दिक यात्रा जो हुई है, वो भेंट इस देश को वीर सावरकर ने दी है। 1857 का स्वातंत्र संग्राम ये भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। इतनी प्रचंडता से और उत्कृष्टता से उन्होंने राष्ट्रभक्ति का और स्वतंत्र संग्राम का वर्णन किया था कि विश्व में एकमात्र पुस्तक है जो प्रकाशित होने के पहले ही प्रतिबंधित हो चुका था। अंग्रेज डरे थे। कहा जाता था कि अंग्रेज सरकार का सूर्य कभी डूबता ही नहीं। इतना विस्तीर्ण जिसका साम्राज्य था, वो अंग्रेज को डर लगा था कि ये पुस्तक अगर हिंदुस्तान में पहुंचता है तो हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा और वो पुस्तक को प्रतिबंधित करने का, प्रकाशित होने के पहले प्रतिबंधित करने का काम अंग्रेज सरकार ने किया था। और मेरा तो सबसे आग्रह है, इसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। 1857 के स्वतंत्र संग्राम को जो पढ़ेगा उसको मालूम पड़ेगा कि कितने यातनाएं सहकर आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। लंदन से पत्रकार के रूप में काम करने वाला सावरकर शायद फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट होने का पहला सम्मान वीर सावरकर को मिला है। लंदन में रहकर वो पत्रकारिता करते थे। अंडमान निकोबार में मैंने पहले कहा है ऐसे 6000 शब्दों का कविताएं लिखी। अपने रक्त से कविता लिखने वाला कवि सावरकर एकमात्र कवि है। आज सावरकर जी को सब लोग मानते हैं कि हिंदू शब्द को गौरव दिलाने में, हिंदू राष्ट्र की व्याख्या करने में, हिंदुत्व को व्याख्यायित करने में सावरकर जी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। मगर उसका दूसरा भी पक्ष है। हिंदू राष्ट्र के पतन की सारी बुराइयों को, पतन के कारण बनी हुई सारी बुराइयों को अपनी साहित्य रचना से उन्होंने उजागर करने का काम किया। वेदोक्तबंदी, व्यवसायबंदी, स्पर्शबंदी, सिंधुबंदी, शुद्धिबंदी, रोटीबंदी और बेटीबंदी, ये 7 बेड़ियों को वीर सावरकर ने अच्छे से हमारी समाज की बुराइयों को व्याख्यायित कर कर इस समाज को झंझोड़ने का काम किया था कि 7 बेड़ियों से मुक्त हो जाएंगे, तभी गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होंगे। श्रुति स्मृति पुराणोक्त बेड़ियां कर कर ये 7 बेड़ियों का उन्होंने वर्णन कर कर समाज की बुराइयों को समाज के अंदर से उखाड़ फेंकने के लिए आह्वान करने का काम भी वीर सावरकर ने किया था। मित्रों, सावरकर जी बहुत समय के पहले देख सकते थे, युग दृष्टा व्यक्ति थे। जब हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया गया तब उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान ने अणु महासत्ता बनना ही पड़ेगा, तभी जाकर हमारी सुरक्षा निश्चित हो सकती है। अभी तो हिंदुस्तान आजाद होना भी बाकी था, भारत की आजादी लेना भी बाकी थी, संघर्ष चल रहा था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान ने अणु महासत्ता बनना पड़ेगा। मित्रों, चीन, नॉर्थ ईस्ट और पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये चारों के बारे में सावरकर जी ने जो बात कही थी
उसको अगर देश ने उचित समय पर सुना होता तो बहुत सारे संकटों से हम बच जाते हैं। आज भी अगर इन बातों को पढ़ते हैं तो लगता है कि ये व्यक्ति कैसे इतने सालों बाद होने वाली घटनाओं को इतने सालों पहले पढ़ लेता था। एक ईश्वरीय शक्ति थी, बहुत दूरदृष्टा व्यक्ति थे। और आज विधवा पुनः विवाह हो या बाल विवाह, उसको भी सावरकर जी ने अपने जीवन में बहुत बल दिया था। मित्रों, एक समाज सुधारक, एक उत्कृष्ट साहित्य का रचयिता, एक उत्कृष्ट राष्ट्रभक्त, एक वीर योद्धा स्वातंत्रता संग्राम का, बहुत सारी चीजों को सावरकर एक ही अपने दुबले पतले शरीर में समाये हुए थे। और इतना विराट व्यक्तित्व, मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि जितना समय जाता है सावरकर ज्यादा प्रासंगिक होते हुए नजर आते हैं। जितना समय उनकी की हुई बातें इतनी ही प्रासंगिक होती हुई नजर आती है। आज 3 दिन तक यहाँ वीर सावरकर के रचित साहित्य पर चर्चाएं होगी, इसके प्रचार प्रसार पर चर्चा होगी, इसके तत्वों पर चर्चा होगी। मैं मानता हूं कि सावरकर साहित्य को संजो कर रखना न केवल साहित्य प्रेमियों के लिए, न केवल सावरकर प्रेमियों के लिए, ये देश की जरूरियात है। सावरकर साहित्य को संभाल कर रखना, संजो कर रखना और उसका प्रचार प्रसार करना। और मेरा इस समिति के सभी सदस्यों से विनम्र निवेदन है कि इसको महाराष्ट्र तक सीमित मत रखिए, उसको देश के सभी हिस्सों में ले जाइए और देश के सभी हिस्से के युवाओं को सावरकर पढ़ने की एक व्यवस्था करने का प्रयास करिए। मैं मानता हूं कि अगली पीढ़ी इसी में से हमें मिल जाएगी, ये यात्रा अगली पीढ़ी इसी में से उठा लेगी। मित्रों, आज वीर सावरकर के निर्मित साहित्य के सम्मेलन में मुझे उद्घाटक के रूप में यहाँ बुलाया गया, प्रमुख अतिथि के रूप में बुलाया गया और वीर सावरकर पर 30 मिनट मुझे लिए गए थे। और मैं मानता हूं मैं समय पर हूं। मुझे बोलने का जो मौका दिया, इसके लिए सभी आयोजकों का मैं हृदय से ऋण स्वीकार करता हूं। और आप सभी को भी कहता हूं कि अपने जीवन में सावरकर विचार के, सावरकर साहित्य के प्रचार के लिए जितना बन पड़े इतना जरूर करिएगा, क्योंकि देश हित और सावरकर विचार का प्रचार दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। फिर से एक बार सावरकर जी को हम सभी की ओर से विनम्र शाब्दिक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।